केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि अमित शाह न केवल उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाए जाने की मुहिम के तहत नारकोटिक्स विभाग और पुलिस के साथ इस दौरान बैठक करेंगे, बल्कि बीते दिनों सम्मानित हुए उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां वहां पर तेज होती हुई कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वहां मुलाकात करेंगे, आगामी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे और उनको आगे जीत का मंत्र देते नजर आएंगे कि किस मंत्र के साथ, किन तैयारियों के साथ उन्हें धरातल पर उतरना है, लोगों के बीच पहुंचना है ताकि आगामी उपचुनावों में जीत हासिल की जा सके, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। और इस लिहाज से 13 अक्टूबर का गृह मंत्री अमित शाह का ये उत्तराखंड का दौरा अहम माना जा रहा है। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, किन किन मायनों में ये दौरा अहम माना जा रहा है और क्या तैयारियां? देखिए शिल्पा, जो 13 तारीख का 13 अक्टूबर का अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका दौरा उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड के दूरस्थ गांव, अगर गांव की बात करें तो जहां पर हाल ही में जो स्वच्छता अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस गांव की तारीफ की थी, वहां का दौरा करेंगे। और वाइब्रेंट विलेज है क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में जो उत्तराखंड के जो 4 गांव हैं उनको सम्मान देने का काम किया है, उनको सम्मान मिला है। तो उसी कड़ी में जो वाइब्रेंट विलेज है, अंतिम जो गांव है, वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और वहां पे निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से मुलाकात भी करेंगे, संगठन के तमाम लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। और जो केदारनाथ उपचुनाव है उसको लेकर के भी चर्चा होनी है। और जाहिर सी बात है क्योंकि अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी उनका कार्यक्रम है, FRI में पहुंचने के बाद समीक्षा बैठक वहां पर भी होनी है, तो उस पर भी हिस्सेदारी वहां पर उनकी रहेगी। इसके साथ साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात अमित शाह कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो दौरा है वो मिनट टू मिनट अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो अभी तक उनका 13 तारीख का जो प्रस्तावित दौरा है वो उत्तराखंड में होना है। जी, शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देश भर के तमाम शहरों को हेली सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, यानी कि इस हेली सेवा की शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया। आज बाकायदे कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है और सहस्त्रधारा हेलीपैड से इसका शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही अब उम्मीद जताई जा रही है, उन्होंने सहस्त्रधारा हेलीपैड में तकरीबन 24.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से रोजाना अल्मोड़ा के लिए एक हेलीकॉप्टर का संचालन किया जाएगा। यह हेली सेवा पवन हंस लिमिटेड की डबल इंजन हेलीकॉप्टर के जरिए संचालित की जाएगी। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, इस कंपनी का चयन किया गया है। देहरादून से अल्मोड़ा तक हेली सेवा का संचालन हफ्ते में 6 दिन होगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 4,989 रुपये निर्धारित किया गया। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा पहुंचने में करीब 55 मिनट का समय लगेगा। यह हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरेगा, जबकि दोपहर 12:05 पर अल्मोड़ा से देहरादून एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर सकेगा। देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवाएं शुरू होने से पर्यटन के साथ साथ जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की इकोनॉमी है, उसको भी ताकत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वो भी काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ पाएगी। इस उम्मीद के साथ इस हेली सेवा का शुभारंभ किया गया सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा, हेली सेवा प्रारंभ होने से भी आपदा की स्थिति के समय में, अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से, यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफर लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफर मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर है उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है।
पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग जमीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिन्यालीसौड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और आरसीएस जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया है कि उसको सम्मिलित किया जाए। गौचर की हमारी सेवा चली रही है और 3 जगह पर यमुनोत्री, जोशियाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। जो स्थान छूट गए, हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ हो, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, आवागमन के लिए बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी आसानी हो। वहीं भारत के जाने माने उद्योगपति, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा के निधन पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जाहिर किया। उनका कहना है, रतन टाटा ने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही उनके परोपकारी भावना ने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। बता दें आपको, 9 अक्टूबर की देर रात टाटा सन्स के मालिक, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति नवल रतन टाटा का 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। वे जीवन भर अविवाहित रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में नए नए आयाम जरूर गढ़ने का काम किया। उन्होंने उद्योग के जरिए, परोपकार के जरिए देश को काफी कुछ दिया, जिस वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों की आंखें उनके इस दुनिया से अलविदा लेने के बाद नम हो गई हैं। वहीं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में त्रिभाषा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस विशेष मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। प्रतियोगिता में हरिद्वार जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में अपने भाषण प्रस्तुत किए। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, भाषा के ज्ञान से छात्रों को उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा, उनको वो ज्ञान मिल पाएगा और ऐसे आयोजनों से छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति की कला में निखार लाने का मौका मिलता है, उन्हें आगे मार्गदर्शन मिलता है। विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए शिक्षा मंत्री ने इसे छात्रों के भविष्य निर्माण में एक अहम कदम बताया। वहीं उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है। जिनकी गांव की कृषि भूमि पर कोई खेती नहीं होती, भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी वजह से प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घटती जा रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन की वजह से हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में कई हेक्टेयर कृषि भूमि ऐसी है जिसे लगातार नुकसान पहुंच रहा है। हर साल ये नुकसान और ज्यादा होता जा रहा है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि भूमि बंजर हो चुकी है। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने बीजेपी सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे करवाया गया था, जिसके मुताबिक प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि हुआ करती थी, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लेकिन ना तो सरकार कोई सर्वे करवा पा रही है सरकार, और ना इस दिशा में कोई काम कर रही है, ना बंजर हो चुकी कृषि भूमि की कोई सुध ले रही है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी माना, प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि भूमि ऐसी है जो कि बंजर हो चुकी है, लेकिन कृषि मंत्री इस बंजर हो चुकी भूमि के लिए तेजी से हो रहे विकास और भूमाफिया को वजह मानते हैं। उनका कहना है, सरकार ने जो हाल ही में सख्त भू कानून बनाने की बात की, वो इसीलिए की है, इसके जरिए प्रदेश की किसी भी भूमि को घटने से रोका जा सकता है, उसे कम होने से रोका जा सकता है, और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। नहीं, देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है।
तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। जी, मैंने कहा ना कि देखिए हम सब इस प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि अब हमसे जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद। वहीं केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा भेजे जाएंगे। प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया, आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा, संभवतः 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास भेज दी जाएगी। उत्तराखंड 4 धाम में 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख और समय 12 अक्टूबर यानी कि दशहरे वाले दिन घोषित की जाएगी। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज को बंद होंगे, तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट गोवर्धन पूजा पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूर्व परंपरा के मुताबिक इस शीतकाल के लिए 3 नवंबर को भाई दूज के दिन सुबह 8:30 पर बंद होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद के मुताबिक ये जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर तैयारियां कर ली गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि शनिवार 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे वाले दिन बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में पंचांग गणना के बाद बाकायदा अनाउंस की जाएगी। कपाट बंद होने की तिथि तय करने को लेकर दोपहर 11:30 बजे से कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा और उसके बाद फिर डेट की अनाउंसमेंट होगी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे। तो कब कब कपाट बंद होंगे, ये देखिए तारीखें आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। एक दिन पहले यानी कि 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे, ये 12 तारीख को दशहरे वाले दिन तय होगा। सुबह 11:30 बजे वहां पर कार्यक्रम रखा जाएगा और उसके बाद फिर गणना की जाएगी पंचांग के मुताबिक। उसके बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। और अब आपको दिखा रहे हैं कि कब कब खुले थे चारों धामों के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं? केदारनाथ में अब तक 13 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 10 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम के भी दर्शन अब तक 6 लाख श्रद्धालुओं ने कर लिए हैं और गंगोत्री धाम के दर्शन भी 7 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं। तो ये बड़ी संख्या में इस बार, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में इस बार श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। और माना जा रहा है कि अब चूंकि कपाट बंद होने की तारीखें सामने आ गई है तो और ज़्यादा इन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। चारों धामों के कपाट बंद होने से पहले पहले श्रद्धालुओं की कोशिश रहेगी दर्शन कर लेने की, पूजन कर लेने की।
वहीं हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। बर्फबारी के बीच 12 बजे अंतिम अरदास पढ़ी गई। इसके बाद दरबार साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया गया। बता दें आपको, पुणे के सुरेंद्र पाल सिंह और उनके जत्थे ने दरबार साहिब में साल का अंतिम कीर्तन किया। गढ़वाल स्काउट और पंजाब की बैंड भी इस दौरान वहां पर मौजूद दिखाई दिए। गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह के मुताबिक कपाट बंद होने के दौरान 2500 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा, पिछले साल की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा था वो काफी हद तक बढ़ा है। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे कपाट बंद होने से पहले। वहीं हरिद्वार में उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में मोर्चे के पदाधिकारियों ने किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों के साथ जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। किसान गुलशन रोड के मुताबिक सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गन्ना मूल्य को लेकर बकाया भुगतान पड़ा हुआ है। प्रीपेड बिजली मीटर आदि मांगों के साथ हजारों की संख्या में किसान रुड़की में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं हजारों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर कोर कॉलेज से जिला मुख्यालय के लिए रवाना होकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। साथ ही कहा, अगर सरकार अब भी नहीं जागी, अभी नहीं चेती तो राजधानी देहरादून में और उग्र आंदोलन किया जाएगा और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड किसान मोर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर लगभग 37 दिन तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय रुड़की पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उसमें किसानों की मांग यह है कि हरिद्वार के देहात क्षेत्र में स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं, क्योंकि हरिद्वार एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और गन्ने की फसल साल भर के बाद हमारी आती है। ऐसे में किसान हर महीने या हर 30 दिन में 20 दिन में स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं करा पाएगा। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से फरवरी मार्च में पहले किसान अपने बिल जमा कराता था, फरवरी मार्च में किसान अपने बिल जमा करा पाएगा, इसके लिए किसान के पास पैसा नहीं है। दूसरा हमारा मुद्दा है, इकबालपुर शुगर मिल के लिए 110 करोड़ रुपए भी बकाया चला रहा है लगभग 6 सालों से, और सरकार और प्रशासन सोया हुआ है और चीनी मिल मालिक सब मिलकर किसानों का 110 करोड़ रुपए सरकार ने मरवा रखा। जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा किसान आंदोलन। खबर पौड़ी से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित राजस्व और फौजदारी वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस बैठक में विभिन्न तहसीलों में लंबे समय से जो राजस्व वादों पर लंबित पड़े हुए हैं एप्लीकेशंस, नाराजगी है, इस वजह से वहां लोगों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित वादों की सुनवाई के लिए केसवार तिथि निर्धारित होनी चाहिए, रोस्टर तैयार होना चाहिए। इस बात को लेकर उनको इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। विभाग की समीक्षा बैठक आज ली गई है और उसमें विस्तृत समीक्षा जो विभागीय कार्यों की होती है वो की गई है। उसमें राजस्व वादों के त्वरित गति से निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। 5 साल या 3 से 5 वर्ष के वादों को तेजी से निस्तारित किए जाने पे या वसूली के प्रतिशत को बढ़ाए जाने पे बकायादारों के विरुद्ध जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी होती है उसके लिए निर्देशित किया गया। साथ ही अवैध खनन से संबंधित पेंशन प्रकरण या दूसरे जो भी मैटर हैं उन सभी तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में आपका अर्बन लोकल बॉडीज की भी मीटिंग हम लोगों ने ली है और उनका भी रिव्यू किया गया और उसमें गौवंश के संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो आवारा पशु या हमारा निराश्रित गौवंश कहीं मिलता है तो उसको तेजी से उन्हें प्रॉपर शरणा स्थली में ले जाए जाने या इस तरीके के जो भी मैटर है उससे रिलेटेड उन्हें तेजी से क्लियर किए जाएंगे। खाने पीने की चीजों में थूक से लेकर पेशाब मिलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर ग्राहकों को पिलाने के मामले ने काफी तूल पकड़ा था, आपको याद ही होगा। और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के मसूरी से भी एक ऐसा ही घिनौना मामला सामने आया है, जहां लोगों को थूक वाली चाय पिलाई जा रही है। यहाँ युवक
चाय के बर्तन में थूकते हुए देखा गया, जिस पर विवाद बढ़ गया। थूक वाली चाय पिलाने के मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया है। नौशाद और हसन अली इनका नाम बताया जा रहा है, जिन्हें पकड़ा गया। वहीं चाय में थूकने के बाद चाय परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जगह जगह इसकी कड़ी निंदा हो रही है। और तस्वीरें देखिए आपके सामने, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर इस मुद्दे को उठाकर पुलिस के सामने गंभीरता से रखा और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।